एक भारत श्रेष्ठ भारत जो शीर्षक है हमारा, जिसके तहत हम आज़ादी का अमृत महोत्सव के साथ इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस को मना रहे हैं। तो इस तारतम्य में आज हमारा ये तीसरा सेशन है इस वेबिनार सीरीज का, और आज के जो मुख्य स्पीकर्स हैं वो है श्री रमेश कुमार सोनी जी, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर महासमुंद, श्री नरेंद्र कुमार पर्वत जी, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर रायगढ़, और हमारे बीच में है हिमांगी हालदर जो कि स्टूडेंट है, इको क्लब मेंबर है, बहुत ही सक्रिय मेंबर है और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काफी सारे वो कार्य उन्होंने किए हैं। तो आज के इस मीट को बिना देरी किए हम शुरू करते हैं, और सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री रमेश कुमार सोनी सर जी को कि वो हमारे बीच आए और हमें इकोसिस्टम रिस्टोरेशन जो मुख्य थीम रखी गई है उसके ऊपर चर्चा करें और हमें इसके बारे में बताएं, और जिससे कि हम सभी सीख सके कुछ ना कुछ। वेलकम सर। आप थैंक यू। सभी को नमस्ते। इको क्लब नेशनल ग्रीन आर्मी हम सब परिचित हैं और हम सब उसके सैनिक हैं। हम सब जानते हैं कि किस तरह से प्रकृति का संरक्षण हम सबको करना है और सब हम उसके लिए कृत संकल्प रहे हैं, और विगत 20 वर्षों से लगातार हम उस कार्यक्रम में लगातार शरीक होते आए हैं और एक दूसरे के कार्यों को हमने सीखा, जाना, देखा और उसमें भागीदारी भी बने हैं। और इस विशाल इको समृद्ध छत्तीसगढ़ राज्य को और समृद्ध बनाने में हम लोगों का योगदान बहुत सराहनीय रहा है। इसलिए आज से मैं इको क्लब के समस्त कार्यकर्ता और उनके शिक्षक की मैं प्रशंसा करता हूं कि आप सभी उसमें बराबर के शरीक रहे हैं और लगातार आपके जहन में ये बात भरी हुई है कि हम अपने पर्यावरण को कैसे सुरक्षित करें। एक भारत और श्रेष्ठ भारत के तहत आज ये जो रिस्टोरेशन का कार्यक्रम वेबिनार के थ्रू हम लोग कर रहे हैं, ये आज समय की आवश्यकता है। और आज की ही समय की आवश्यकता को हम लोगों ने पिछले 2 वर्षों में देखा कि किस तरह से कोरोना की दूसरी लहर ने हम सबको चिंता में डाल दिया। हर एक घर से लाशें निकली, लाशें उठाने वाले नहीं मिले, रिश्ते जो है वो बेनाम रह गए और सिर्फ दीवारों पे तस्वीरें लटक गई लोगों की। और उसका मुख्य कारण रहा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो हमारा वायुमंडल का एक प्रमुख घटक है और उस पर हम लोगों ने कोई काम ईमानदारी से नहीं किया से तात्पर्य है कि हम लोगों ने तो बेहतर किया, लेकिन हम अपने पीछे एक भीड़ लेकर के नहीं चल पाए जो उसे एक क्रांति का रूप देते। हम सब भली भांति इस बात से अवगत हैं कि हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जिन्हें हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए छोड़ा है, हम सबकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उन सब का परिवर्धन संवर्धन करते हुए आने वाली भविष्य की पीढ़ियों को हम सौंपें, इनकी जिम्मेदारियों को बताते हुए। लेकिन इन सब के बीच में कटते हुए जंगल ने हम सबको चिंतित किया, लेकिन उस चिंता में हम कहीं मशगूल हो गए थे। विकास की आंधी में बहुत तेज दौड़ते हुए हम भूल गए थे कि हमें अपने वनों की भी सुरक्षा करनी है और हमारे प्राकृतिक संसाधनों में हवा, मिट्टी, पानी, पौधे और जीव जंतुओं की सुरक्षा करनी है। और इन्हीं सुरक्षा के लापरवाही का एक बड़ा नतीजा हमारे सामने आया जब हमने ये देखा कि हमारे सामने पेड़ कटे होने के बावजूद जहां भी पेड़ की छाया मिली वहां पर ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाए हुए लोग हमको दिख गए। ये हम सबके लिए इस सदी की भीषण त्रासदी के रूप में देखा जाएगा और आने वाले शताब्दियों तक की इसकी याद और गूंज रहेगी। अब इसके बाद हम सबको ये चेत जाना चाहिए कि हमें ऑक्सीजन के नए प्लांट लगा लेने से बहुत कुछ नहीं होना है, बल्कि हमें ऑक्सीजन उगाना पड़ेगा। और ऑक्सीजन उगाने के लिए हम सबको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी ताकि हम अपने अपने हिस्से का ऑक्सीजन उगा सकें और उसके लिए अपने पेड़ उगाएं। यद्यपि हम सब अपने पेड़ उगाते तो हैं, उसके सामने अच्छी तस्वीरें भी खिंचा लेते हैं, लेकिन हम सब उसे कितना बचा पाते हैं, ये एक बड़ा तथ्य हम लोगों के सामने है। हम अपने कैंपस को ऑक्सीजोन बनाने के लिए कृत संकल्प हों और अपने आसपास खाली पड़ी हुई जमीन को भी हम ऑक्सीजोन बनाने के लिए कृत संकल्प रहें। ये वक्त है
जो आने वाली मानवता के लिए एक मिसाल बन करके उभरे और हम फलदार वृक्षों के रोपण में अधिक से अधिक भूमिका निभाएं। अपने जो वॉलंटियर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ मिल करके ये एक साझा कार्यक्रम हम लोग जो आमतौर पर पहले करते थे, उसमें गति लाने की ज़रूरत है। मैं उस पर जोर देता हूँ कि हमको उसमें और गति लानी है। क्योंकि अभी गाँव में भी ऑक्सीजन की कमी महसूस की गई है। आइए अब हम लोग चलते हैं, हमारा जो दूसरा संसाधन है, पानी। यद्यपि हम सब इस बात से भीग रहे हैं कि पानी बोतलों में बिकने लग गया है, तालाब सूखने लग गए हैं, नदियाँ बिकने लग गई हैं। इन सब के बीच में पानी जब बिकने लग गया है और आज की स्थिति में, आज से 20 साल पहले यदि मैं सर्वे कर रहा था कि बोतल बंद पानी एक गाँव में कितना बिक जाता है एक दिन में, तो लोग उस समय बताने में संकोच करते थे, डरते थे बेचने वाले लोग। आज की स्थिति में धड़ल्ले से पानी पूछने का रिवाज गुम हो गया है और पानी बिक रहा है। और अभी की स्थिति ये है कि पानी के एक बबल्स आ रहे हैं, एक बबल्स आप खा लो तो पूरे दिन भर के लिए आप फुर्सत हो जाओगे, प्यास नहीं लगेगी। तो वो भी एक दौर है और इसी दौर में हमने देखा पानी बिका, फिर उसके बाद ऑक्सीजन भी बिका है। कुछ दिन में हमारी छाया भी बिकेगी। बोले पेड़ के नीचे की छाया, ये पेड़ मैंने लगाया है, इस पेड़ के नीचे की छाया पर बैठने का हक मेरे को है। इसमें यदि आपको बैठना है तो आपको इसके लिए पैसे देने होंगे। ये दौर भी आएगा। तो ऐसे दौर से हम सबको अपनी इंसानियत को बचाने की आवश्यकता है। तो आइए हम अपनी पानी बचाएं। पानी के लिए कैच द रेन जो भारत सरकार ने कहा हुआ है ना, पानी की आखिरी बूंद तक के हम उसको इस्तेमाल करें और उसे पकड़ें, जितनी जल्दी हो सके हम उसको भूमिगत करने की कोशिश करें। ज्यादा से ज्यादा पानी हम इकट्ठा करें, बचाएं, आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखें। ज्यादा से ज्यादा हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल करें, जैसा कि तंबोली जी ने बताया था, है ना, वो काफी अच्छा रहा। उस दिशा पर भी हम विचार कर सकते हैं। तो वो एक कार्यक्रम है जिस पर कि हमको अपनाना है और छात्रों को अधिक से अधिक इस बारे में बताया जाना है कि वर्षा का पानी बहकर व्यर्थ ही नदी नालों में ना चला जाए। वो एक कार्यक्रम हम सबको भविष्य के लिए अपनाने की आवश्यकता है। मिट्टी जो अनावश्यक रूप से रासायनिक खाद और उर्वरक और क्या कहते हैं उसमें कीटनाशक, इन सब के कारण से जो बंजर होती जा रही है, इस बंजर होते जा रही भूमि को भी हमको बचाना है और इसको बंजर बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, वो है खेतों के द्वारा पराली को खेतों में जला दिया जाना, जिसके बहुत ही दुष्परिणाम हमको सामने आ रहे हैं। एक तो मिट्टी बंजर हो रही है, दूसरी उसमें की जो सहयोगी कृषि के सहयोगी जीव जंतु हैं उसका नुकसान हो रहा है और उससे जुड़े हुए जो इकोसिस्टम है वो खत्म हो रहे हैं। इन तीनों की सुरक्षा को हमको मद्देनजर रखना है। उस पर भी हम सबको कुछ न कुछ काम करना है। इस पर मैंने एक छोटा सा काम किया हुआ था। पानी पर तो हम सबके काम लगातार रहे हैं जन जागरूकता के, लेकिन उसके लिए जो हम लोगों ने समय समय पर चेक डैम्स वगैरह बनाए हैं, वो चेक डैम्स हम सबके लिए एक मील का पत्थर होने चाहिए। अक्सर क्या होता है कि इको क्लब के पास 50 बच्चे होते हैं और हमारे पास एक सीमित संसाधन होता है, लेकिन हम सबको ये पता होता है कि हमारे स्कूल में यदि एनसीसी का कोई ग्रुप है, एनएसएस का कोई ग्रुप है, तो हम लोगों की संख्या करीब 150 से 250 हो जाती है। तो उनके जहाँ पर कैंप्स लगते हैं, वहाँ पर हम इको क्लब का 1 दिन का कैंप लगा लेते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। 1 दिन का कैंप लगा लेते हैं और उस 1 दिन के कैंप में इको क्लब के बच्चे जाकर के वहाँ पर अस्थायी चेक डैम बनाते हैं, जो 4 से 6 महीने तक के उस छोटे नदी नाले पर हम एक चेक डैम बनाने की आदत गाँव वाले को डालते हैं। ऐसा करने से पानी वहाँ पर अंडरग्राउंड होता है, लेवल बढ़ते हैं तालाब और कुएं के, बोरवेल्स के, लंबे समय तक पानी की उपयोगिता रहती है, गाँव वालों को मछली मिलता है और फसल के लिए भी पानी पर्याप्त मिल जाता है, मवेशियों को भी पानी की उपलब्धता रहती है, पशु पक्षी भी तर होते हैं गर्मी के दिनों में। तो ये एक लाभ उससे रहता है, हम इस तरह से पानी बचा सकते हैं धीरे-धीरे। मिट्टी बचाने के लिए मैंने बताया कि जो किसान लोग खेतों में जो पराली जला देते हैं, उस पराली को इकट्ठा करके हम उसका इस्तेमाल या तो यूरिया उपचारित करके पशुओं के खाद भोज्य पदार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहिए,
या फिर दूसरा हमने उसका इस्तेमाल किया कि हम मशरूम उससे कैसे उत्पादन कर सकते हैं और आर्थिक रूप से हम उससे अपने छात्रों और आसपास के ग्रामीणों को कैसे जोड़ सकते हैं, जो कि भोज्य पदार्थ में प्रोटीन के कुपोषण और वसा के कुपोषण से लोगों को मुक्त करता है। ये रिच फूड होता है, जिसे हम लोग मशरूम कहते हैं। आमतौर पर गांव में इसे फुट्टू के नाम से जानते हैं, जो 250 से 300 रुपए किलो में बिक जाता है और प्रचुर उत्पादन देता है। तो ये मशरूम हम उत्पादन करके हम 2 तरह की समस्याओं से एक साथ समाधान पा सकते हैं इसमें। एक, पराली को जलाने से रोक सकते हैं, दूसरा हम ग्रामीणों को कुपोषण से मुक्त कर सकते हैं। तो 2 बड़े काम हमने यहाँ पर देखे, जो कि मिट्टी को भी बचाएगा और लोगों को कुपोषण से भी मुक्त करेगा। आइए अब हम जानें कि हमारे आसपास जो जीव-जंतु हैं, मानव जहाँ पर आबादी है, हम सबको पता है कि पहले इंसानी सभ्यता जो पानी के आसपास से विकसित हुई और धीरे-धीरे मैदानों की ओर बढ़ती गई। इस मैदानों की ओर बढ़ते जाने से जो झूम खेती हुई और उससे जो पेड़ कटे, उससे बहुत ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान हुआ। और इस बीच में हम सब जानते हैं कि चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा जी हमारे बीच में नहीं रहे। हम सबकी ये श्रद्धांजलि होनी चाहिए कि उनके चिपको आंदोलन को हम लगातार बढ़ाएं और पेड़-पौधा अधिक से अधिक मात्रा में हम लगाएं। ये हमारी उनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होनी चाहिए कि हमारे जो महान पर्यावरणविद रहे सुंदरलाल जी बहुगुणा, उनकी स्मृति में हम एक-एक पौधा हर एक विद्यार्थियों को लगाने के लिए कहें और उन्हें ये भी कहें कि मैं भी बहुगुणा ये बोल करके वो पौधा लगाए। तो इस दृष्टि से हम उसमें कामयाब हो सकेंगे। इस पौधे के साथ-साथ में जंगल जब उजड़ते गए, तो उस जंगल के साथ-साथ उसमें जीव-जंतु भी उजड़ते चले गए। और हमारी जो दृष्टि रही है, वो जीव-जंतुओं के साथ प्रारंभ से कुछ वैमनस्य किस्म का रहा। आरंभ में इंसान जो है, वो मांसाहारी तो रहा, फिर बाद में जब उसने कृषि आरंभ किया, तो उसके बाद से वो शाकाहारी होते गया और उन लोगों के जो मांसाहार की ओर कदम है, वो धीमे हुए। लेकिन इस दृष्टि में आज की स्थिति में हम देखते हैं कि मैंने व्हाट्सएप साइट पे 2 नोट्स डाले हुए हैं, समाचार पत्र की कटिंग्स। उसमें मैंने साफ-साफ दिखाया है कि किस तरह से एक छोटे से जिले में भी 2 बड़े समाचार हमारे बीच में हैं कि अभयारण्य के आसपास पानी में, पीने के पानी में यूरिया मिलाकर पशुओं को शिकार किया जा रहा है और दूसरी ओर बड़ी मात्रा में हम वन्य पशुओं का क्या कर रहे हैं, तस्करी कर रहे हैं। तो उनको हम तस्करी से भी रोकने के लिए और शिकार से भी रोकने के लिए हम अपने आसपास एक जागरूकता का माहौल पैदा कर सकते हैं। पिछले लॉकडाउन के समय में हमने देखा था, जब एक खामोशी पूरी दुनिया में फैली हुई थी, उस समय वन्य पशु स्वच्छंद रूप से विचरण करते हुए इंसानी आबादी के आसपास दिखाई भी देने लगे थे। और ये हम सबके लिए एक सुखद संदेश रहा कि वो इंसानी आबादी के आसपास रहने में अच्छा महसूस कर रहे थे। हम सबने अच्छी तरह से उसको ट्रीट किया। लेकिन आज के दौर में हम सब क्या देख रहे हैं कि इंसानी लालच ने और प्रकृति के ऊपर शासन करने की एक इंसानी प्रकृति ने, इंसानी भावना ने उसे बौना कर दिया है और इस बीच में प्रकृति यदाकदा अपना संतुलन बनाए रखने के लिए अपना आक्रोश दिखाती है और इस आक्रोश के तहत हम आने वाले तूफानों को भी देख सकते हैं, जिससे कि वो इंसानी जिंदगी को तहस-नहस करके निकल जाती है। इन सब के साथ में हम अपने प्रकृति के साथ एक संतुलन बना सकते हैं। हमें करना क्या चाहिए, इसके लिए हम लोगों ने अपने-अपने कैलेंडर बनाए हुए हैं और उस कैलेंडर के हिसाब से हम सामूहिक रूप से पिछले वर्ष तक तो नहीं चल पाए हैं। एकला चलो के अभियान के तहत हमारे विद्यार्थी अलग-अलग गाँव में अपने-अपने स्तर पर 1-2 साथियों के साथ इस आयोजन में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाए हैं, जिसमें उन्होंने सामुदायिक क्षेत्र के आसपास साफ-सफाई करना, छोटे-छोटे पेड़-पौधे लगाना, गमलों में अपने ज़रूरत के हिसाब से फूल-पौधों का उगाना, ये सब काम उन्होंने अपने स्तर पर किया। साथ ही साथ उन्होंने एक काम और भी किया कि पर्यावरणीय शिक्षा के प्रति भी अपने छोटे भाई-बहनों में एक अभिरुचि
जताई है। और इसके साथ-साथ उन्होंने ये भी सिखाया है कि हमको किस तरह से प्लास्टिक के सामानों को ना कहना है, पॉलीथीन को ना कहना है, ताकि हम इस मिट्टी पर कचरे के पहाड़ से उसे मुक्ति दिला सकें। कचरे के पहाड़ से भी हमको इस पूरी आबादी को मुक्ति दिलाना है, जो हम सबके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यत्र-तत्र हम कचरे में सिर्फ प्लास्टिक के अलावा और कुछ नहीं देख पाते हैं। उपयोग या रेस्टोरेशन के क्षेत्र में मेरे 2 प्रयोग रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी उसका उपयोग करें। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आप सबके साथ में। आप लोग यदि अपने स्तर पर इसको करेंगे, तो इसमें बहुत पर्यावरण को लाभ मिलेगा। कल एक स्टूडेंट बोल रहे थे कि एक टी-शर्ट को बनाने में हमको एक कारखाने में 6000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है और उसका उपयोग के बाद हमें उसे किसी को दे देना चाहिए ताकि वो उपयोग करें और हम इस तरह से 6000 लीटर पानी इस पृथ्वी का बचा सकें। पानी की यदि अपन गणना किया जाए करें और विभिन्न खाद्य पदार्थों के साथ में और वस्त्र आदि के मामले में तो बहुत अधिक पानी की खपत हम लगातार कर रहे होते हैं। उसी क्रम में मैंने देखा कि हमारे विद्यालय में बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि गरीबी रेखा के नीचे से आते हैं, शासकीय विद्यालय हैं, आप सब जानते हैं। उनके पास स्कूल बैग नहीं होते हैं। तो वो एक कपड़े के जो पॉलीथीन है उसमें 2-4 कॉपी किताब डाल करके ले आते हैं और बहाना ये बनाते हैं कि सर बारिश हो रही थी। तो मैंने कहा कि बारिश हो कुछ भी हो, आपको अपने कपड़े की थैली में बस्ता लेकर के आना है और पॉलीथीन मुक्त विद्यालय बनाना है और उस दिशा में मैंने कदम उठाने शुरू किए। कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि सर हमारे पास झोला नहीं है। फिर जिनके पास हमने झोला दिया तो उन्होंने कहा कि सर हमारे पास छाता नहीं, गाँव से यहाँ तक आने के लिए ये भीग जाता है। तो हमने उनको छाता भी शेयर करने की बात करी। तो सबसे पहली बात तो हम झोला कैसे बनाएँ? इसके लिए हमने विद्यार्थियों को एक कॉम्पिटिशन कराया। उस कॉम्पिटिशन में हमने बताया कि अपने आस-पास के क्षेत्रों में जहाँ कहीं भी आप रहते हैं, वहाँ पर आप पुराने पैंट, फुल पैंट जिसको कहते हैं जीन्स वगैरह, वो आप कलेक्ट करें जिनके पास में मिल जाए, घरों में जाइए, माँगिए और जो ज़्यादा लाएगा उसको मेडल दिया जाएगा। बड़ी तादाद में लोगों ने करीब 250-300 पैंट इकट्ठे किए स्टूडेंट ने। इसकी शुरुआत मैंने अपने स्टाफ से करी। स्टाफ के भी साथी थे, स्टाफ के साथियों से भी करीब 100 पैंट मिल गए, तो कोई 350-400 पैंट मिल गए। उसके हमने अब विद्यार्थियों से कहना शुरू किया, जो सिलाई जानते हैं वो, इस एक पैंट की जगह पर 2 बैग बनाए स्कूल बैग, जो कि पिट्ठू बैग हो। सामान्य तौर पर वो झोला नहीं जिसको कि अपन लोग झोला छाप कह देते हैं और लोग उसको इस्तेमाल करने में घबराते हैं, हिचकिचाते हैं। तो हमने उसके पिट्ठू बैग बनवाए। अलग-अलग जगह पर उनको बनाने की ट्रेनिंग दी गई, बच्चे उनको बनाए स्कूल बैग और वो स्कूल बैग काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुआ। हमने इसमें लोकल दर्जियों को भी जोड़ा। उस कॉम्पिटिशन में हमने उनको भी कहा कि जो दर्जी हमको सिल करके देगा, उसको हम इनाम देंगे। उसमें भी 8 से 10 दर्जी जो स्थानीय स्तर के थे जिनमें सहायता की भावना थी, उन्होंने दिया। फिर स्टूडेंट्स लोग जो भी सिलने आता था, उन्होंने भी सहयोग किया। कुछ के घर परिवार के लोग आए सामने, उनकी माताजी आई, उनकी बहनें आई, उन्होंने भी हमको सहयोग किया और उन्होंने भी सिलाई की और सिलने के बाद हमको कुछ जो है वो पिट्ठू बैग मिले और कुछ सामान्य तौर पर झोला मिला। तो पिट्ठू बैग हमने स्कूलों में उन विद्यार्थियों को दिए, उनके पॉलीथीन जब्त किए, उनके पॉलीथीन को हमने कबाड़ी वाले को दिया और जो बचे हुए झोले थे, उसके ज़रिए हम लोगों ने जो सूखे राशन विद्यार्थियों को मिडल स्कूल वालों को बाँटे जाते थे, वो उसमें हमने भर-भर कर उनको दिया। कुछ की हमने जो है वो वितरण किया दुकानों में। इस तरह से हम लोगों ने एक बड़ा अभियान इसमें किया और इसको एक नाम दिया था हमने झोला बैंक का। तो ये जो झोला बैंक था, वो अपने आप में एक मिसाल कायम किया और बहुत दूर तक इसकी गूंज उठी है। इसके ज़रिए हमने न सिर्फ़ उस पुराने कपड़े का उपयोग सीखा है, पॉलीथीन से बच्चों को मुक्त किया है और साथ ही साथ हमने प्रकृति का उतना पानी भी बचाया है। तो 3 गोल हमने एक साथ इसमें कंप्लीट किया है और अब इसकी एक सक्सेस स्टोरी हमारे इको क्लब की
पर्यावरण मंडल की साइट पर आप हमको दोनों जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सब उसकी साइट पर आप देख सकते हैं। तो ये मुख्य तौर पर कुछ मेरे एक्सपेरिमेंट हैं, जिन्हें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। एक और शेयर करना चाहूँगा मैं आप लोगों के साथ में। अक्सर हम लोग विश्व वन्य प्राणी दिवस मनाते हैं, वन्य प्राणी संरक्षण दिवस मनाते हैं। तो हम आमतौर पर उसमें भाषण, कविता वगैरह करा लेते हैं और बच्चे आकर के बड़ी-बड़ी बातें बोल लेते हैं और ये कहते हैं कि हम ज़ू में देखने मत जाएँ जीव-जंतुओं को, ज़ू में जाएँगे, वो अंदर में रहते हैं, हम बाहर में रहते हैं, हमको हँसी आती। किसी दिन ये महसूस करो कि हम अंदर हैं, वो बाहर हैं तो कैसा होगा, और वही स्थिति आज हमारे बीच में आ गई है। लेकिन इस बीच में हम बच्चों को जोड़ने के लिए इसमें भी एक छोटा-सा कॉम्पिटिशन मैंने शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को, एक्सपीरियंस जो मैंने किया। हर एक बच्चा अपना-अपना एक एक्सपीरियंस लिख कर के लाए कि उसने जीव-जंतुओं के लिए क्या किया है, और उस एक्सपीरियंस को जो उसने वास्तव में किया है, उसको वो सर्टिफ़ाई करा के लाए अपने गाँव के पार्षद से, अपने मोहल्ले के या सरपंच से। तो सर्टिफ़ाइड, मज़ाक वाली बात नहीं। और आजकल तो हमने ये कह दिया है कि भई नेक्स्ट टाइम जब करोगे तो मोबाइल से आपके पास फ़ोटो होने चाहिए उसके। यदि आप फ़ोटो दिखाएँ और लाइव शेयर करें तो भी बड़ी बात होगी, कि आप विभिन्न जीव-जंतुओं के प्रति आपके मन में जो करुणा है, दया है, या आपने उसकी सुरक्षा के लिए जो किया है, आप उसको शेयर कीजिए। बड़े अच्छे रिज़ल्ट आते हैं साहब। आप देखिएगा, बच्चे जो नहीं भी करना चाहते हैं वो करते हैं। किसी ने चिड़िया को पानी पिलाया, किसी ने फंसी हुई गाय को बाहर निकाला दीवारों के बीच से, किसी ने जो है वो कुत्ते के पिल्लों की सुरक्षा करी है, किसी ने गाय को जो है वो ठंड से बचाने के लिए जूट के बोरे ओढ़ाए हैं, है ना? तो इस तरह की छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं वो निकल कर के आती हैं। जो चिड़िया का घोंसला है उसमें से उसके बच्चे गिर जाते हैं, तो फिर से एक घोंसला जैसे बना कर के उसमें चिड़िया के बच्चे को रखना है। तो ये बच्चों के मन में जो करुणा और दया की भावना जो हम उसमें विकसित कर पाते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी धरोहर का विषय है। इसको हमको ज़िंदा रखना है। ये हम सब करते हुए उनको एज़ ए कॉम्पिटिशन में हम उसको प्रैक्टिकली रूप से हम उसको संभव बना देते हैं। तो ये भी हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज होता है। कई बार हम देखते हैं कि वो सब साफ दिखाने वाले लोग आते हैं। आमतौर पर शासन का कहना है कि ये तो कानूनी तौर पर प्रतिबंधित है। लेकिन जो चीज़ें कानूनी तौर पर प्रतिबंधित हैं, उसके प्रति हम ज़्यादा रुचि ना दिखाएँ और बच्चों से कहें कि ऐसी चीज़ों का हम रिपोर्ट भी करना सीखें। और वन्य प्राणी हो या चाहे पालतू प्राणी, पालतू पशु हों, उनके साथ भी हमें दयालुता से पेश आना चाहिए। आमतौर पर हम बच्चों को देखते हैं कि गली में सोए हुए कुत्ते को पत्थर मार देते हैं, उसकी पूँछ में फटाके लगा देते हैं। ऐसी घटनाओं से बचने की हमको उनको हिदायत भी देनी होती है। तो ये छोटा-सा एक एक्सपीरियंस था, जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। अ, मैं समझता हूँ ये समय मैंने 5-7 मिनट ज़्यादा ले लिया है आप लोगों का, और यदि आपके कुछ सवाल होंगे तो मैं तैयार हूँ, उसके बाकी के लिए फिर धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ही आसान भाषा में हमें पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताया और बहुत ही अच्छे-अच्छे उदाहरण आपने प्रस्तुत किए, जिससे कि हम सभी को कुछ न कुछ आज सीखने को मिला। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। अगर किसी के कोई प्रश्न है तो वो सर से पूछ सकते हैं, और अगर नहीं तो फिर हम आगे अपने अगले स्पीकर से बात करेंगे। हाँ, चलिए ठीक है। तो इस तारतम्य में अब हम आगे बढ़ते हुए अपने अगले स्पीकर श्री नरेंद्र कुमार पर्वत जी को आमंत्रित करते हैं, जो कि पर्यावरण के प्रति काफ़ी सजग हैं और इको क्लब कोऑर्डिनेटर हैं रायगढ़ से। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप अपनी वाणी से हमें पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करें और सभी से अपने व्यूज़ शेयर करें। धन्यवाद आप सभी को, और शोनेश सर को बहुत-बहुत बधाइयाँ कि आपके द्वारा बताए गए कार्यों को निश्चित रूप से हम लोग भी इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे, और हमारा ये प्रयास होगा कि हम सभी जो आपने रास्ते दिखाए उस पे हम चलें। तो साथियों, जैसा कि आज का हमारा विषय है, जैसा हमको मिला था ब्रोशर, उसमें जैसा लिखा हुआ था कि इकोसिस्टम रिस्टोरेशन।
तो इसमें थोड़ा-सा मैं आप लोगों के सामने बात करना चाहूँगा कि इकोसिस्टम रिस्टोरेशन जो है, वो एक्चुअली में है क्या चीज़? और हम क्यों इसके लिए आवश्यकता क्यों पड़ रही है? आखिर में ये क्या ज़रूरी क्यों है? हम इस स्तर पे पहुँचे कैसे कि हमें इकोसिस्टम को जो है रिस्टोरेशन करना पड़ रहा है? ऐसा क्या बात आ गया? तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस वर्ष जो है विश्व पर्यावरण दिवस का जो थीम है, वो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है। और ये जो इस समय का जो विश्व पर्यावरण दिवस का जो होस्ट है, वो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, जो विश्व पर्यावरण दिवस को होस्ट करेगा। अब यहाँ पर हम ये सोचने वाली बात आती है कि आखिर में यूएनओ ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से ये थीम उन्होंने हमें दी है और क्या जरूरत पड़ी और फिर ये कब तक चलेगा? बात ये भी हमें ये भी समझना है कि यूएनओ ने 2021 से 2030 तक का ये जो समय जो चुना है रिस्टोरेशन का, इसमें कुछ 8 सेक्टर उन्होंने बताए हैं जिसमें हमें सतत विकास या कह सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी सीमा उन्होंने तय की है और यह जो सीमा है वह 2030 है। तो ये 2030 के बीच में हमें कौन-कौन से काम करने होंगे अपने इकोसिस्टम के लिए और हमें अपने लोगों को इसके लिए जागरूक करना होगा और ये सिर्फ हमारे देश की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की समस्या पड़ी है जो कि हम सभी आज भी झेल रहे हैं और आने वाले समय में पता नहीं हमें कब तक झेलना पड़ेगा। अगर यही हाल रहा तो जैसा इस बार हम लोग घर में बंद हैं, वैसे ही कहीं हमारे आने वाली पीढ़ी भी हम पर ये इल्ज़ाम न लगाए कि आप लोगों ने हमारे लिए क्या किया। तो ये विनाश को रोकने का अंतिम समय सीमा जो है, वह यूएनओ ने 2030 को निश्चित किया हुआ है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर में इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का क्या अर्थ है? जनरली हमारे दिमाग में ये बात आनी चाहिए। फिर यही थीम क्यों चुनी गई? हर वर्ष अलग-अलग थीम चुनी जाती है। तो इस वर्ष की जो ये थीम है, जो 10 की कि जो प्रोग्राम बना के यूनियन ने हमें दिया है, तो ये क्यों ऐसा था? फिर ये थीम 2021 से 2030 तक क्यों चलने वाली है? ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, पूरे 10 साल चलेंगे। तो इसमें इको सिस्टम रिस्टोरेशन के तहत आने वाले 10 साल में क्या-क्या किया जाएगा, क्या-क्या काम किए जाएँगे, इसको हमें थोड़ा समझना पड़ेगा और उसी के हिसाब से हमें भी प्लानिंग करनी पड़ेगी अपने-अपने क्षेत्र में हम लोग इको क्लब से जुड़े हुए लोग हैं और पर्यावरण के प्रति जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ के इको क्लब के जो मेंबर्स हैं और जो हमारे बच्चे हैं, जिनके मार्फत हम सभी ये काम को कर रहे हैं, उन्हें अभी एक प्रोग्राम करना पड़ेगा आने वाले 10 साल के लिए ताकि ये जो इकोसिस्टम को जो है हम रिस्टोर कर सकें। तो पहला यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि इकोसिस्टम है क्या चीज़? तो एक्चुअली में इकोसिस्टम एक समुदाय है जिसमें जैविक और अजैविक दोनों घटक जो हैं वो एक साथ मिलकर रहते हैं और आपस में इनका इतना अच्छा संबंध होता है जिसकी वजह से ये पूरा सिस्टम को अच्छे ढंग से चलाते हैं और एक दूसरे पर आश्रित रहकर और इसकी वजह से पूरा सिस्टम जो है हमारा इकोसिस्टम जो है पर्यावरण जो है वो पूरी तरह संतुलित रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो मनुष्य की लालचें यहाँ पर आई हैं और उस लालचों की वजह से जो विनाश हो रहा है ये हमारे लिए बहुत ही सोचनीय स्थिति में है जो हमें आज इस स्थिति में पहुंचा चुका है। तो इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम आप समझ गए जैसे कि जैविक और अजैविक घटक जो हैं वो दोनों साथ मिलकर रहते हैं और ये कितने तरह का होता है? सवाल हमारे पास ये आता है कि ये कितने तरह का होता है? तो इसमें बहुत सारी बातें निकल कर आती हैं। तो इसके पहले ये थोड़ा हम समझें इकोसिस्टम कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आपको ये देखने को मिलेगा जैसे कि दोनों घटक जब एक साथ में रहते हैं तो मिनरल्स हो गए, फूड हो गए या एनर्जी हो गया, वो सब आपस में मिलकर इन सारी चीजों का दोहन करते हैं और एक दूसरे को ये सौंपते रहते हैं ताकि एनर्जी एक दूसरे से मिल सके, साथ ही साथ में ये एक दूसरे पर डिपेंड भी हो सके। फूड के बारे में देख लीजिए, कोई एक अकेला देश, एक अकेला राज्य जो है वो फूड को उत्पादन नहीं कर सकता, सबकी आवश्यकताएं अलग अलग हैं। अगर ये पूरा सिस्टम ठीक से ना हो तो निश्चित रूप से विश्व में स्थिति भयावह हो जाएगी। जैसे अभी हम देख रहे हैं कुछ अफ्रीकी देशों में आज भुखमरी की स्थिति है क्योंकि वहां पे अनाज नहीं है, वहां की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। अभी अभी हमने देखा साउथ अफ्रीका में पानी की इतनी ज्यादा कमी थी कि लोग जो है वो पानी के लिए तरस रहे थे। अभी हाल ही की घटना है। तो इसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि इकोसिस्टम एक्चुअली में दो प्रकार के हैं।
और 2 प्रकार में कौन-कौन से हैं? तो टेरिटोरियल इकोसिस्टम यानी जमीन से जुड़े हुए इकोसिस्टम। माने जो जमीन पे और भूमि पे जो सिस्टम है, इकोसिस्टम है, उसे हम कहेंगे टेरिटोरियल या जमीन से जुड़ी हुई इकोसिस्टम। ठीक है? इसके अंतर्गत अगर आप देखें तो बहुत बृहद क्षेत्र आता है जमीन से जुड़े हुए क्षेत्र में, जैसे कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम और टुंड्रा इकोसिस्टम। ये सभी का समावेश जो है वो हमें टेरिटोरियल इकोसिस्टम में देखने को मिलता है। दूसरा जो होता है वह है एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम का मतलब है पानी का सिस्टम, पानी का इकोसिस्टम। और इसमें भी 2 इसके अलग-अलग प्रकार हैं, जैसे कि मैरीन इकोसिस्टम और फ्रेश वाटर। मैरीन मतलब जो समुद्री इकोसिस्टम है वो एक हो गया, और दूसरा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो आज हम सब लोग उपयोग करते हैं, जो धरातली जमीन के रूप में। और ये हुआ क्या कि ज्यादा विकसित होने के लिए मनुष्य ने इस सिस्टम को अत्यधिक नुकसान पहुंचाया है। आज हमारे स्वयं के जीवन पर अनेकानेक सवाल खड़े हो चुके हैं, क्योंकि इन सब का आखिर में कहीं ना कहीं तो अंत है और कहीं ना कहीं ये समाप्त होना है। फिर हमने ऐसे कौन से विकास के कदम बढ़ा लिए जो कि विकास ही नहीं, वो विनाश की ओर बढ़ चला। तो अब हमें इसे संभालने की आवश्यकता है, नहीं तो पूरी मानव सभ्यता का अस्तित्व जो है वो समाप्त हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग रिकवरी एंड इकोसिस्टम दैट हैज बीन डिग्रेड, डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड। और इन्हीं 3 बिंदुओं पर जो है वो पूरा हमारा यूनेनो ने हमें ये प्रोग्राम बना के दिया है कि कैसे ये क्षति जो हो चुके हैं, जो डैमेज हो चुके हैं, जो डिग्रेड हो चुके हैं, जो डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं हमारे इकोसिस्टम, उन सारे इकोसिस्टम को हम फिर से जो है वो लागू कर सकें। तो कैसे वो हो सकता है, उसको हम प्रकृति के साथ जुड़कर कैसे पुनर्स्थापित कर पाएंगे। अनुमान तो ये भी लगाया जाता है कि लगभग 795 मिलियन लोग जो हैं, 795 मिलियंस लोग जो हैं वो भूख से पीड़ित हैं। ये कोई छोटी संख्या नहीं है। और लगभग 1.2 अरब लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। और आप हम सभी जान रहे हैं कि विश्व में पीने की पानी की बहुत ही कमी है, बहुत ही ज्यादा कमी है। जैसे कि अभी सोनी सर ने बताया कि कभी कल्पना नहीं किए होंगे हम लोग कि जिस देश में गंगा, जमुना, गोदावरी और महानदी जैसे नदियों का सिस्टम रहा है, ये नदी सिस्टम में पानी बिकने लगे और इसका व्यापार अरबों खरबों में जा पहुंचा है। आज हम सब पानी खरीदने लगे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे हम मनुष्यों की वह भूख है जिसकी वजह से हम इस स्थिति में पहुंचे हैं। अब ये होगा क्या? मान लीजिए इतने लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो एक अनुमान ये कहा जा रहा है कि आने वाले 2030 तक अगर हम एक प्रोग्रामिंग करके चले तो लगभग 40% पानी की वर्तमान समय से ज्यादा की आवश्यकता होगी। मतलब हमें अभी जो पानी है इससे ज्यादा 40% पानी लेना होगा। तो आखिर में आएगा कहाँ से? कैसे ये कर पाएंगे हम? इसके लिए हमें काम करना होगा, जैसे कि सोनी सर ने कहा, और अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने भी अपने क्षेत्र में ये काम किया हुआ है। और खासकर जो ग्रामीण इलाके में जो सरकारी बिल्डिंगें हैं, चूंकि मैं एनएसएस का भी प्रभारी रहा और एनएसएस के कैंप भी लगाया करता था, तो शोखता बनाना और वहाँ के लोगों को पानी के बारे में समझाना, और खासकर जो तालाबें हैं उनकी सुरक्षा और उसके जो कह सकते हैं कि स्वच्छता को रखना, पूरी टीम के साथ हम लोग जाया करते थे घरों में, लोगों को समझाया करते थे कि पानी कितने जरूरी है। और ये चीज हम देखने को मिलता है कि पानी की बर्बादी जो है वो शायद हम सबसे ज्यादा कर रहे होते हैं। तो अगर हम इन छोटी छोटी चीजों को करते हैं, लोगों को समझाते हैं, उनको बताते हैं, क्योंकि यकीन मानिए हम लोगों ने पहाड़ी क्षेत्रों में भी काम किया है और वहां पे हम लोगों ने देखा है कि झिरिया से पानी निकालते हुए लोगों को देखा है कि वो थोड़ा देर तक गड्ढा खोद देते हैं, वहां पे पानी आ जाता है और पानी में उसको फिर छान छान कर फिर पूरे मोहल्ले की महिलाएं जो हैं वो पानी लेकर जाते हैं। देखिए कितनी विकट समस्या है। आज हम शहरों में लगभग प्रत्येक घर में बोर है और इतना ज्यादा दोहन कर रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि ये जो मौसम है, खासकर मेरे रायगढ़ जिले में अभी जैसे जैसे हम गर्मी की ओर बढ़ते हैं, अप्रैल और
मई तक आते हैं तो हमारा वाटर लेवल इतना ज़्यादा लो हो जाता है कि जो बोर्स हैं, जो 300-400 फीट गहरे खुदे हुए हैं, वो यकीन मानिए कि वो 10 मिनट, 15 मिनट चलने के बाद समाप्त हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो अंडरग्राउंड वाटर है, वो धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है, तो हमें इसकी रक्षा करनी पड़ेगी और इसके लिए हमें छोटे-छोटे उपाय करने ही पड़ेंगे। सोख्ता हमें बनाना ही होगा। इस प्रकार के जो कार्य हैं, हम अपने इको क्लब के माध्यम से और हम अपने लोगों के माध्यम से जो काम कर रहे हैं, ये आज का परिणाम हमें दिखेगा नहीं कि हम ये सोचें कि अभी हम कर रहे हैं और 6 महीना, साल भर में दिख गया, तो मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर हमने कदम बढ़ाया है, तो निश्चित रूप से आने वाले 10 साल में इसको हम परिवर्तित करने का प्रयास ज़रूर करेंगे और ये ज़रूर होके ही रहेगा। तो ये आप सोचिए कि हमें 40% पानी की अधिक आवश्यकता है। हमें लगभग 40% आज के संदर्भ में ज़्यादा लकड़ी की आवश्यकता पड़ेगी, फाइबर की ज़रूरत पड़ेगी, है ना? और 50% अधिक हमें भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। फिर भोजन की जब आवश्यकता पड़ेगी, तो हम कैसे भोजन करेंगे? हमारे पास तो लैंड खत्म हो रहे हैं, भूमि खत्म हो रहा है और हम उसमें जो रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से भूमि अनुपजाऊ हो रही है और पेस्टिक शायद हम उपयोग कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भूमि का जो उपजाऊपन है वो धीरे-धीरे खत्म हो रहा है, तो इसको हम रोकेंगे कैसे? है ना? किस प्रकार से करेंगे? तो चलिए अभी जो हमको उपाय कर रहे हैं, उस पे हम चर्चा करते हैं। एक थोड़ी-थोड़ी जानकारी मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि यूनाइटेड नेशंस ने 8 प्रकार के हमारे इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के लिए एक योजना बनाई है। उसमें जो पहली है वह फार्मलैंड इकोसिस्टम, मतलब ज़मीन का अधिक उपयोग करना। तो ज़मीन का उपयोग करें तो सही ढंग से करें, अनियमित ढंग से ना करें। जैसा कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी ये समस्या आ रही है। अभी मैं उस पे आप लोगों को आगे चर्चा करूँगा। साथ ही साथ में हम ये देखने को मिलता है ये फार्मलैंड इकोसिस्टम डैमेज कैसे हुआ, है ना? तो एक तो ज़मीन की अधिक से अधिक उपयोग हमने किया। दूसरा भूमि का कटाव बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। तीसरा जो है अधिक रासायनिक खाद का उपयोग हम लोगों ने कर लिया और जिसकी वजह से हमारे जो उपज की क्षमता थी वो बढ़ गई और हमारे मिट्टियाँ जो हैं वो भी बहुत क्या हो गए, कड़े हो गए। तो मुझे याद है जब बचपन में हम कभी खेत की ओर जाया करते थे और हमारे बड़े जो हैं वो खेत जोता करते थे और हम बच्चों का काम रहता था, एक डंडा पकड़कर मिट्टी को जो बड़ा-बड़ा निकल कर आता तो उसे हम मारते जाते थे। उस समय मिट्टी इतनी मुलायम हुआ करती थी कि वो मिट्टी आराम से टूट जाया करती थी। लेकिन अभी मैंने 4-5 साल पहले देखा कि जब किसान जो है खेत जोतता है, अब तो ट्रैक्टर से कर रहे हैं, तो बड़े-बड़े ढेले हो रहे हैं, मतलब अब वो हल से नहीं काम चल रहा है। आपको लोहे के हल का उपयोग करना पड़ रहा है और उसको तोड़ने के लिए भी हमें लोहे के ही उपयोग करने पड़ रहे हैं और मिट्टी इतनी कड़ी हो गई है। तो ये हुआ क्यों? है ना? हुआ यही कारण है क्योंकि हमने अधिक रासायनिक खादों का उपयोग कर लिया, अधिक पेस्टिसाइड का उपयोग कर लिया जिसकी वजह से जो ज़मीन हमें उपजाऊ थी वो धीरे-धीरे समाप्त करनी पड़ी। अब महत्वपूर्ण ये है कि इसको हम सुधारें कैसे? कैसे सुधार पाएँगे इसको? तो इसको सुधारने का सबसे अच्छा एक तरीका ये है कि ज़मीन की जुताई हमें कम करनी होगी। लेकिन अब कम करेंगे तो फूड कैसे दे पाएँगे लोगों को? तो अभी हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत ही अच्छा एक योजना जिसको मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा मानता हूँ और वो जो है जो अभी जैविक खाद जो अभी बना रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा है और अ, गोबर से जो खाद बन रहे हैं और उसको जब हम खेतों में डाल रहे हैं और उसके लिए हमने भी अपने इको क्लब के लिए भी खरीदा था और उसको अपने यहाँ के जो गार्डन हमारा है, उसमें हमने डाला। लास्ट ईयर हमने अपने प्रांगण में जो है सूरजमुखी और सरसों की खेती की थी। मैं फ़ोटो अभी आपको शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, कभी और मौका मिले तो बताऊँगा कि तकरीबन हमारे यहाँ आधा एकड़ में हम लोगों ने जो हमारे पास ज़मीन थी, उसको सरसों जो उगाया था और जो सूरजमुखी भी हमने उसे उगाए थे और उसका उपयोग हमने अपने स्कूल के जो आर्थिक फ़ायदे हैं, उसके लिए किया था। बाद में उसको फिर हमने एक फार्मर को देकर उसके जो जितने दाम थे वो लिए और बच्चों को इस ओर प्रेरित किया कि हमें इस प्रकार की खेती करनी चाहिए, ताकि हमारी ज़मीन जो है वो उपजाऊ बन सके और उसमें हमने जिस प्राकृतिक जो खाद होता है, उसका हम लोगों ने उपयोग किया था और वो उपज हमारे पास बहुत ज़्यादा हुई थी बनिस्बत अगर हम रासायनिक खाद का उपयोग करते। इसके अलावा वृक्षारोपण अधिक से अधिक करना होगा अगर हमें फार्मलैंड इकोसिस्टम को बचाना है तो और ये वृक्षारोपण जो है वो भूमि के कटाव को रोकता है, ये सब हम सब जानते हैं। और एक और बहुत बड़ी चीज़ जो है वो हमें ये देखने को मिलती है, खेतों में अलग-अलग फसलों को उगाना होगा।
जनरली हमारे जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ और उसमें भी महानदी बेसिन में हम देखेंगे, तो यहाँ पर सिर्फ़ चावल, धान की फसल ली जाती है, जो कि कहीं न कहीं हमारे लिए ये नुकसानदायक भी दिखाई देता है। तो हमें ऐसा लगता है कि फसल को भी बदल-बदल कर लेना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा-सा हमें अलग खेती करनी है। जैसे अभी आप देखेंगे कि सरकार का भी झुकाव जो है, वो दूसरे खेती की ओर गया है और अभी उद्यानिकी फसल की ओर जो है वो सरकार प्रेरित कर रही है हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों को। तो अलग-अलग खेती करनी पड़ी क्योंकि जो धान से जो रासायनिक तत्व निकलते हैं, जिससे एनवायरनमेंट को भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, ये स्टडी में आया है। अब ये तो हो गया हमारा फार्मलैंड इकोसिस्टम को हम कैसे बचाएँगे। दूसरा जो है वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ये बहुत बड़ा इकोसिस्टम है और इसको हम लोगों ने लगभग-लगभग साफ कर दिया है विकास के नाम में और अमेज़न इसका उदाहरण है। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ दिन पहले द हिंदू में एक आर्टिकल बहुत सुंदर आया हुआ था। उसको मैंने स्टडी किया, तो जिसमें इस बात का ज़िक्र था कि अमेज़न के जंगलों में आग अपने आप नहीं, एक तो जंगल में आग अपने आप लग जाती है, दूसरी लगाई जाती है। तो अमेज़न के जंगलों में जो आग है, वो लगाई गई थी और इसलिए लगाई गई थी कि वो डेवलपमेंट करना चाहते थे, विकास करना चाहते थे। वो ब्राज़ील के जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, उनके ऊपर जब दबाव बना तो उन्होंने कहा कि आप लोग विकास कर चुके हैं और हम लोगों ने विकास नहीं किया है, तो हमें विकास करने के लिए हमें जंगलों की कटाई करनी पड़ेगी। फिर बाद में दबाव बना तो उन्होंने स्वीकार किया और फिर वो कुछ काम करने के लिए बढ़े। और जो अमेज़न के जंगल हैं, वो विश्व के फेफड़े कहे जाते हैं। अब अगर मान लीजिए विश्व का फेफड़ा ही खतरे में है, तो क्या कर सकते, कहा जाता है कि अमेज़न के जंगल जो हैं, वो पूरे विश्व को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन अ, देते हैं। तो हमें लगता है कि इस प्रकार की चीज़ों को हमें बचाने की ज़रूरत है और ये तो हम अमेज़न की बात कर रहे हैं, कमोबेश भारत में भी देखें तो यही स्थिति है। आप लोगों ने अभी देखा होगा कि मुंबई का एक आर्टिकल मैं पढ़ा था, जिसमें वहाँ के मेट्रो ट्रेन के लिए बहुत सारे जंगल जंगल जिसे उगाया गया था, उसे काट दिया गया था। तो आखिर में हम लोगों ने ही तो इसे डैमेज किया है ना, तो रिस्टोर तो हम ही लोग करेंगे इसको, है ना? तो मुझे लगता है कि हमें जंगल को बचाना होगा। इसके लिए हमें पेड़-पौधों को संरक्षित करना होगा। साथ ही साथ में संरक्षित करने के अलावा अ, हमें जो पेड़ पहले से मौजूद है, अच्छा इसकी एक और चीज़ बात है, हमें अलग से पेड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो जंगल में पहले से पेड़ मौजूद हैं, जिस प्रजाति के पेड़ मौजूद हैं, उन्हें मुझे लगता है कि उसे ही बचाने की ज़रूरत है और ये जब हम करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा विश्व दे पाएँगे और एक अच्छा भारत दे पाएँगे। और ये स्टडी में आया है कि जो जंगल होते हैं, वो तकरीबन 80% उभयचरों को आश्रय देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमें बचाना होगा, इसके लिए पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा हमें लगाने होंगे और दूसरा जो है इसी में हम आगे देखते हैं, वो है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। तो फ्रेश वाटर सिस्टम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के लिए हमें झीलों को, लेक को बचाना होगा, नदियों को बचाने की आवश्यकता है। नदियों को हमने बहुत ज़्यादा प्रदूषित किया गया है, ये किसी से छुपा नहीं है। अभी हाल ही की घटना आप लोगों ने पेपर में पढ़ा होगा, देखा होगा, ये कोरोना की वजह से आपने देखा कि किस प्रकार गंगा नदी में लाश जो हैं, वो बहे और पूरे मानवता पर बहुत बड़ा जो है वो क्वेश्चन मार्क लगा था। ठीक है? तो ये हमें थोड़े-से इस प्रकार की चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा और साथ ही साथ में जो उद्योगों के अपशिष्ट हैं, उन अपशिष्टों को भी इधर आने में हमें बचना पड़ेगा और अभी लेटेस्ट में ही आप लोगों ने वो न्यूज़ भी पढ़ी होगी, उसी में भी आप लोगों के सामने थोड़ा ज़िक्र करना चाहूँगा, जिसमें वाटरमैन राजेंद्र सिंह ने इन्होंने गोदावरी बचाने का अभियान छेड़ा हुआ है और गोदावरी का जो बचाने का अभियान है, गोदावरी नदी के क्षेत्र के साथ में बहुत सारे जो ये दक्षिण की गंगा कहलाती है, तो आप देखेंगे कि इनके साथ जो और भी जो नदियाँ इनमें जुड़ी हुई हैं, वो नदियों में पानी धीरे-धीरे क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। तो जब ये पानी कम हो गया, तो स्थिति बहुत धीरे-धीरे भयावह हो जाएगी। इसी के गोदावरी के बगल में जो है, आप देखेंगे वह है ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ और ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में इतने ज़्यादा खनन किया जा रहा है, जिसकी वजह से
इसका जो नेचुरल जो प्राकृतिक अवस्था है वो धीरे-धीरे खत्म हो जा रहा है और इसका जितना पानी रहा करता था पहले, वो नहीं होता क्योंकि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर, नासिक के पास में और वहाँ पे ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी है और ब्रह्मगिरी पहाड़ी में जो है हम ये देखते हैं वहाँ पे ऐसी इतना ज़्यादा उत्खनन कर दिया जा रहा है खनिजों का, जिसका प्रभाव जो है वो इन गोदावरी नदी पर पड़ रहा है। तो इसके लिए अभियान चल भी रहा है और अभी आपने कुछ दिन पूर्व भी देखा होगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नर्मदा परिक्रमा किया था, उसमें भी वही उद्देश्य था कि हम अपने नदियों को बचाएं और नदियां जब तक रहेंगी तब तक हमारा जीवन रहेगा क्योंकि इन नदियों से ही हमारी सभ्यता जो है वो पनपी, पली, बढ़ी और फूली और फली है। तो हमें इसको बचाने की आवश्यकता है, इसको ज्यादा से ज्यादा हमें बचाना होगा। फिर हम आते हैं एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, वह है ग्रासलैंड इकोसिस्टम। और ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो है ये बहुत बड़ा कह सकते हैं कि सिस्टम है और मनुष्य ने तो अपनी जो विकास की कहानी इन्हीं घास के मैदानों से ही शुरू की है। सवाना घास के मैदान हो या जो भी घास के मैदान है हमारे विश्व में, वहीं से तो ये यात्रा शुरू हुई थी और मनुष्य आज अपने उस विकास के क्रम में पहुंच चुका कि अपने ही पैरों को वह काटने दौड़ पड़ा है, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। तो ये कह सकते हैं, अभी आपने ये भी देखा होगा कि कितने सारे कीट पतंगे अभी कुछ कीट आए थे जिसका आक्रमण हुआ था लाखों करोड़ों की संख्या में, जिसने किसानों की फसलों को बर्बाद किया था। अगर ये ग्रासलैंड रहेंगे तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और अभी एक बन्नी घास का मैदान है कच्छ के क्षेत्र में, आपको याद होगा कच्छ और राजस्थान में भी है, शायद मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, दोनों में कुछ एक जगह पे है। और ये जो बन्नी घास का मैदान है, ये एक समय ऐसा था, ये बहुत बृहद घास का मैदान है और यहाँ पे इसी क्षेत्र में यहीं से भारतीय चीते की लुप्त होने की घटना हमें मिलती है बन्नी घास के मैदान से। और यहीं पर आखिरी बार चीता देखा गया था और उसके बाद उसे घोषित कर दिया गया कि यहाँ पे चीते की जो प्रजाति है वो समाप्त हो चुकी है। तो बन्नी घास के मैदान एक समय ऐसा था कि यहाँ के चरवाहे जो थे वो जिनका जीवन पशुपालन पर आधारित था, वो बहुत ही ज्यादा इसका फायदा उठा रहे थे। लेकिन अब स्थिति ये आन पड़ी है कि जो बन्नी घास का मैदान है वो समाप्त हो गया है और इनके जो कह सकते हैं कि चरवाहे हैं, वो चरवाहे दूसरे जगह से मंगा रहे हैं। ये कितनी हास्यपद स्थिति है। तो हमें ऐसा लगता है कि इन घास के मैदानों को हमें बचाने की जरूरत है और जब हम इन्हें बचा पाएंगे तो वहाँ का जो इकोसिस्टम जो है वो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हो पाएगा, ऐसा हमें लगता है। फिर जो अगला इकोसिस्टम आता है, थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा क्योंकि 8 जो क्षेत्र हैं उसमें थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता दूं क्योंकि आज का मेरा ये सब्जेक्ट है, इसलिए उस सिस्टम पे मुझे बात करना पड़ रहा है। तो दूसरा जो है वो है माउंटेन इकोसिस्टम। और माउंटेन इकोसिस्टम जो है ये बहुत बड़ी समस्या है। अभी आपने देखा उत्तराखंड का हाल क्या था, अभी जो डैम जो ग्लेशियर फटा और वहां पे जो बिजली उत्पादन की कंपनी जो काम कर रही थी, उस डैम की वजह से पूरे के पूरे धराशायी हो गया, बहुत लोग मारे गए और नीचे के क्षेत्रों में कितने ज्यादा बाढ़ आया था। तो ये जो हम माउंटेन में भी जो काम कर रहे हैं बिना सोच समझ के, बिना किसी लंबी कह सकते हैं कि कार्य योजना बनाए वहां काम कर रहे हैं और उसका जो कैसे तो नुकसान जो है वो हम सभी झेलते आ रहे हैं। इन सारी चीजों को हमें देखना होगा। वहां आप देखते हैं कि हिमालयन क्षेत्र में किस प्रकार भूमि जो है वो स्खलित होती है, रोड वहां पे हम बनाए जा रहे हैं बिना वहां के, हमें ठीक है रोड भी जरूरी है विकास के दृष्टि को देखते हुए, लेकिन हमें इन सारी चीजों को थोड़ा सा इस बात को लेकर चलना पड़ेगा कि वहां के लोग और वहां का जो सिस्टम इकोसिस्टम है वो बहुत ज्यादा नुकसान ना हो। और इसलिए हमें पेड़ लगाने होंगे। और अभी तो हम सब जान रहे हैं कि पूरे विश्व का जो अध्ययन हुआ है उसमें ये पता चलता है कि लगभग 600 से ज्यादा ग्लेशियर जो है वो टूट चुके हैं। अब ये जो 600 से ज्यादा जो ग्लेशियर टूटे हैं वो उनकी जो पानी आएगी तो क्या होगा, हमारे तटीय क्षेत्र के जितने भी हमारे जो तटीय जो शहर हैं वो तो डुबान के क्षेत्र में आ जाएंगे। तो कहाँ जाएंगे वहां के लोग। तो ये जो स्थितियां हैं वो धीरे धीरे बहुत गंभीर स्थिति की ओर कर रही है। अभी अभी मैंने एक न्यूज पढ़ा जिसमें ये कहा गया कि एक ऑस्ट्रेलिया के बराबर एक ग्लेशियर जो है वो टूटा हुआ है। अगर वो आप धीरे धीरे समुद्र में उसका जो विलन होगा और वो जब आएगा तो क्या स्थिति होगी, ये सब हम सब समझ सकते हैं। दूसरा है मैरीन इकोसिस्टम। और ये मैरीन इकोसिस्टम जो समुद्रिक जो सिस्टम है ये भी
हमें हम लोगों ने ही इसे तबाह किया है। इसे बहुत अलग-अलग प्रकार से व्यापारिक दृष्टि से इसे हम लोग उपयोग कर रहे हैं। इसे हमें बचाना होगा और इसके लिए हमें मैंग्रोव वन जो है उसे ज़्यादा से ज़्यादा बचाने होंगे, लगाने होंगे, ताकि हमारे जो मैरिन इकोसिस्टम है वो बच सके। और ये जो मैंग्रोव वन है, ये छोटे-छोटे जो हमारे जीव-जंतु हैं इनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और उनको बहुत सारा प्रश्रय प्रदान करते हैं। और अगर सुंदरवन का डेल्टा आज हमारे पास बचा हुआ है, तो इन्हीं मैंग्रोव वनों की वजह से वो अस्तित्व में है। तो हमें उसकी ओर भी ध्यान देना होगा। और अभी-अभी कोलंबो के पास में जो एक जहाज का घटना हुआ था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें वो जहाज के अंदर जो नाइट्रोजन और कुछ और एक और कुछ रासायनिक था जिसकी वजह से आग लग गई। और उस आग लगने की वजह से अभी जो है वो श्रीलंका में कोलंबो और खासकर जो तटीय इलाकों में ये अलर्ट जारी किया गया है कि अम्लीय वर्षा होगी उसकी वजह से। तो अब आप ये सोच सकते हैं कि जो समुद्र में जो हम लोग अपने क्रियाकलाप कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां आने वाली हैं। अभी राम सेतु का भी मामला खूब चल रहा था, लेकिन अगर आप देखें कि अगर हम उस क्षेत्रों को गड्ढा करेंगे और गड्ढा करके ज्यादातर हम उसको जहाजों के आना जाने के लिए बनाएंगे, तो वहां का जो बायोडाइवर्सिटी है वो कितना ज्यादा खत्म होगा। तो इन सारी चीजों को हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, हमारे लिए धार्मिक मुद्दा है, लेकिन कुछ दिन बाद क्या होने वाला है कि अगर हम वहां पे ड्रेनेज करके उसको और गड्ढा करते हैं, तो जो समुद्री जीव जंतु हैं वो कितना ज्यादा नुकसान में आएंगे और हम सभी उन सब चीजों से वंचित होने वाले हैं। तो इन सारी चीजों को थोड़ा सा हमें समग्रता रूप से देखना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हैं। और दूसरा जो है वो है पिटलैंड इकोसिस्टम। जो हमारा पिटलैंड इकोसिस्टम है, ये जमीन को गीला करना ये बहुत ही जरूरी है और ये ज्यादातर अब समाप्त होते जा रहे हैं। और ये जो पिटलैंड है, ये जो इकोसिस्टम है, ये पानी को स्वच्छ करने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो हमें ऐसा लगता है कि इन सब चीजों की ओर भी बचना होगा और पिटलैंड इकोसिस्टम को हमें बचाना होगा। और जो आर्द्रता वाले जमीन है उन्हें हम बचा कर रखें और उसका उपयोग हम अच्छे ढंग से करें। दूसरा जो अब अंतिम है वो है अर्बन इकोसिस्टम। अब अर्बन इकोसिस्टम में हम क्या करें? चलिए, बाकी सिस्टम तो ठीक है, अर्बन इकोसिस्टम में क्या देख रहे हैं? अर्बन इकोसिस्टम हमें ये देखने को मिल रहा है कि सभी जगह सीमेंट के जंगल उगाए हैं। और मुझे तो बड़ा हास्यास्पद स्थिति होती है जब अपने गार्डन में निकलता हूँ शहर में, हालांकि 2 साल से तो बंद है, तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ नारियल के पेड़ जो लगे हुए हैं वो कैसे लगे हुए हैं। नारियल की एक्चुअली पेड़ नहीं है, वो एक सिंबॉलिक है ना, वो मेड इन चाइना है और उसमें लाइट चमकता रहता है, आप समझ लिए कि ये नारियल के पेड़ हैं। मैंने अब हमें शहरों में ये बताने की आवश्यकता है बच्चों को जाके, बेटा ऐसा होता है नारियल पे, क्योंकि ओरिजिनल में तो लग ही नहीं रहे हैं। तो ये जो हम लोग कर रहे हैं इसको कैसे बचाएंगे? और ये जो अर्बन इकोसिस्टम है इसको हमें बचाने के लिए क्योंकि हम लोग सारे लोग जो हैं वो तकरीबन अर्ध शहरी शहरों में रहते हैं, तो अपने अर्बन सिस्टम को भी बचाने की जरूरत है। और आजकल ज्यादातर भीड़ कहाँ हो रही है? गांव से भी लोग शहर की ओर पलायन कर रहे हैं, चाहे वो रोजगार के लिए हो, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो। तो सारा दबाव किस पर हो रहा है? शहर पे हो रहा है। तो उस अर्बन इकोसिस्टम को हम कैसे बनाएंगे, किस प्रकार से इसको हम लोग करेंगे, ये सभी हमें विचार करने की आवश्यकता है। और हम लोग कर भी रहे हैं अपने इको क्लब के माध्यम से, बहुत सारे प्रोग्राम चलाते हैं। लेकिन जो कहते हैं ना कि एक बार बहुत जल्दी इसका परिणाम दिखाई नहीं देगा, हमें कुछ लंबा समय लेना पड़ेगा, कुछ वेट करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर हम जो है वो इस ओर आगे बढ़ पाएंगे। तो ये इतना, हालांकि मैं कुछ ज्यादा समय ले लिया, लेकिन आज का जो थीम था, जो सब्जेक्ट था, उसको मुझे इतना बताना था, इसलिए थोड़ा सा समय लिया। बच्चों, थोड़ा सा आप लोगों को लगा होगा टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, बट ठीक है, इतना तो एडजस्ट करना पड़ता है। तो थैंक यू आप सभी का। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो निश्चित रूप से स्वागत है, आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इकोसिस्टम और उसके रिस्टोरेशन के बारे में अच्छी जानकारियां हमें दी और बहुत ही अच्छे तरीके से कौन सा इकोसिस्टम किस तरह से होता है और उसके क्या फायदे हैं और क्या इम्पोर्टेंस है इसके बारे में आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस तारतम्य में अब आगे बढ़ते हुए मैं हमारे तीसरे स्पीकर हिमांगी हालदार, जो कि छात्रा है, इको क्लब की सदस्य है, उनको बुलाना चाहूंगी और वो उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के लिए जो अपने व्यूज है वो प्रेजेंट करें। सो वेलकम हिमांगी। सो अ वेरी हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे टू ऑल। इस वर्ष का मुख्य थीम, जैसे हम जानते हैं, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है और इससे जुड़े
विभिन्न रिसोर्सेज हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं, और इसे बचाना हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और इससे जुड़ा एक मुख्य रिसोर्स है, वो है जल, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसके बिना हम अपने जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो इसके संरक्षण के लिए हमें कई सारे प्रयास आज के समय में करने चाहिए, क्योंकि ये जल्द ही विलुप्त होते जा रहे हैं। और क्योंकि इसके संरक्षण से हम विभिन्न जीवों को बचा सकते हैं और साथ ही साथ जीवन को पुनर्स्थापित कर सकते हैं। लेकिन आज के समय में जैसे कि हम देखते जा रहे हैं कि वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और हम अपने डेली लाइफ में ऐसे एक्शंस को अडॉप्ट करना पड़ेगा जो कि इसके कंजर्वेशन के लिए उपयुक्त हो। और इसके लिए आज मैं आपको एक ऐसे मेथड के बारे में बताने जा रही, जो कि जिससे हम वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं और इसे हम इजीली अपने डेली लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसे कि हम अपने डेली लाइफ में टॉयलेट का यूज़ ज़रूर करते हैं 8 से 10 बार, और उसके बाद हम फ्लश का यूज़ भी करते हैं। लेकिन जब भी हम फ्लश का यूज़ करते हैं तो उसमें पर टाइम 5 लीटर्स ऑफ वाटर सिंपली वेस्ट हो जाते हैं, जितना कि ज़रूरत नहीं रहता। तो इससे अगर हम दिन में 8 से 10 बार अगर एक व्यक्ति यूज़ कर रहा है टॉयलेट और उसके बाद फ्लश यूज़ कर रहा है, तो पर पर्सन 50 लीटर्स ऑफ वाटर सिंपली वेस्ट हो जाता है। और इसी के साथ साथ अगर घर में 4 से 5 मेंबर हैं, फैमिली मेंबर, और इसके कंटेक्स्ट में अगर हम देखें, कैलकुलेट करें, तो 200-250 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे पर फैमिली वेस्ट हो जाता है। तो इसी तरह अगर सिंपल से सिंपल एक्ट के लिए अगर हम इतना सारा पानी वेस्ट करते चले जाएंगे, तो वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा सीवियर होती चली जाएगी। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आज एक मेथड लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही इजी है और इसे हम अपने डेली लाइफ में इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें 1 लीटर ऑफ बॉटल की ज़रूरत पड़ेगी। उसे हम पूरी तरह से पानी से भर देंगे और फिर उसकी कैप को टाइटली बंद करके हम उसे फ्लश टैंक में डाल देंगे। जैसे कि उसकी एवरेज कैपेसिटी जो कि 5 लीटर्स थी, वो 1 लीटर कम हो जाएगी, 4 लीटर्स की हो जाएगी। तो इससे अगर हम जब भी फ्लश का यूज़ करेंगे तो 1 लीटर पानी को हम सेव कर सकते हैं। तो इसी तरह से घर के सभी मेंबर्स अगर फ्लश का यूज़ करेंगे, तो हम पर डे 40 टू 50 लीटर्स ऑफ वाटर पर फैमिली हम सेव कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये बहुत ईजी मेथड को अगर पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में सभी लोग अगर इसे अडॉप्ट करें, तो हम कई गैलन्स ऑफ वाटर सेव कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये एक सिंपल सा मेथड है जो कि हम अपने डेली लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हैं वाटर कंजर्वेशन के लिए। इसके अलावा हम और भी कई सारे प्रैक्टिसेस हैं जो कि हम अपने डेली लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हैं, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन कर सकते हैं, क्योंकि इसके रूट्स जो है वो रेन वाटर को और पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और ग्राउंड वाटर लेवल को एनरिच करने में हेल्प करते हैं। और हम अपने डेली लाइफ में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अडॉप्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम कैच द रेन कॉन्सेप्ट को भी अपने डेली लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हैं और उस पानी को हम दूसरे कामों के लिए रीयूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर हम छोटे-छोटे मेथड को अपने डेली लाइफ में अडॉप्ट करेंगे, तो हम वाटर कंजर्वेशन में अपना कंट्रीब्यूट दे सकते हैं और इकोसिस्टम को रिस्टोर कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करना चाहूँगी इसी मेथड के लिए। In this method, we have to take a 1 liter of used water bottle and we have to fill this water with water, and then we have to close the cap with tightly. Then we will put this bottle in the flush tank, and now the capacity of flush tank will become 4 liters. So in this method, the 5 liters, then we can save 1 liter of water in every flush. So if we use 8 to 10 times flush in a day, then per person we can save 10 liters of water in a day. So if I have applied this method in my home, so we are the 3 members of the family. So 30 liters of water our family is saving. So apply this method in your home, so you can save many liters of water, and with this water we can fulfill our all needs. And on 22nd. So इस मेथड को हमने अपने अर्थ डे, इस वर्ष के अर्थ डे में हमने इसे अडॉप्ट किया था। और तो इस मेथड से हम कई गैलन्स ऑफ वाटर को सेव कर सकते हैं अगर इसे हर व्यक्ति इसे अडॉप्ट करें। और मैं आपके साथ एक इको टिप शेयर करना चाहूँगी कि ट्राई टू
conserving every single drop of water because every single drop accumulates and make a ocean. सो जल की हर एक बूंद को बचाने की कोशिश करें क्योंकि एक एक बूंद मिलकर एक सागर का निर्माण करती है। थैंक यू। हेलो, मैं सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि एक बार अपना वीडियो कैमरा ऑन कर लें ताकि हम आज के सेशन के स्क्रीनशॉट ले सकें। आप सभी का आज के सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल भी हम इसी समय यानी कि 4:30 बजे फिर से मिलेंगे चौथे सेशन के लिए। तो आप सभी से आग्रह है कि कल भी आप जुड़ें और इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के सेशन को ज्वाइन करके इसमें अलग-अलग लर्निंग्स ले सकें और अपने दैनिक जीवन में उसे इम्प्लीमेंट कर सकें। थैंक यू वेरी मच।